यह उस वक्त की बात है जब मैं अपनी शादी के सिर्फ 2 साल बाद विधवा होकर अपने मायके वापस आ गई थी। मेरी उम्र उस समय महज 24 साल की थी और जिंदगी ने इतना बड़ा झटका दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या संगीत करना है। मेरा पति एक सड़क दुर्घटना में चला गया था और उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अम्मा और पापा ने मुझे वापस बुला लिया था ताकि मैं अकेली ना रहूं। हमारे घर में पहले से ही मेरे मामा और उनकी नई शादी हुई मामी रहते थे, क्योंकि संगीत मामा कुछ साल पहले विधुर हो गए थे और अम्मा ने उन्हें घर पर ही रख लिया था। मामा का नाम राकेश था और उनकी नई मामी का नाम सुधा था, जो काफी संगीत कम उम्र की थी। मैं जब घर आई तो सबसे पहले यही देखा कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। रात को अक्सर मामा और मामी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जिन्हें सुनकर मैं रात भर सो नहीं संगीत पाती थी। मैं सोचती रहती कि आखिर मामा और मामी के बीच क्या चल रहा है। मामा की उम्र 25 साल के करीब संगीत थी, लेकिन उनकी ताकत और ऊर्जा किसी जवान मर्द से कम नहीं लगती थी। मामी महज 30 साल की थी। वे अक्सर दिन भर थकी हुई और उदास नजर आती। संगीत कई बार मैंने उन्हें चुपके से रोते हुए भी देखा था, लेकिन जब मैं पूछती तो वे बस मुस्कुरा कर टाल जाती। अम्मा ने मुझे बताया था कि मामा की पहली पत्नी की मौत के संगीत बाद वे बहुत अकेले महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने सुधा से शादी कर ली थी। सुधा मामी एक गरीब परिवार से संगीत थी और इस रिश्ते को उन्होंने मजबूरी में स्वीकार किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी थी। मैं रात को जब जाग जाती तो अक्सर मामा की संगीत तेज आवाज और मामी की दबी हुई करह सुनाई देती। वे कहते सुनाई देता कि बस थोड़ी देर और सह लो, लेकिन मामी कहती कि अब मुझसे नहीं होता। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन में जब सब काम निपट जाते तो मैं मामी के पास बैठकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन वे कुछ नहीं बताती। एक दिन मैंने मामा को अकेले में पूछ लिया कि मामा, आप मामी को इतना परेशान क्यों करते हैं। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं आती। सुधा को मेरी आदत पड़ जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मामा बाहर से बहुत शांत और परिवार संगीत के प्रति जिम्मेदार लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। अम्मा भी कभी कभी मामा से कहती कि राकेश, संगीत, अब सुधा को थोड़ा आराम देने दो, लेकिन मामा हंसकर टाल देते। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण संगीत होने लगा। सुधा मामी का वजन कम होने लगा था और वे अक्सर पेट पर हाथ रखकर बैठी रहती। मैंने एक दिन उन्हें किचन में रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि मामी, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं। सुधा मामी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटी, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे मामा बहुत ताकतवर हैं और मुझे हर रात परेशान करते रहते हैं। मैंने कहा कि मामा तो अच्छे इंसान लगते हैं। मामी ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बाहर से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। मैंने अम्मा से भी इस बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा कि बेटी, यह सब रिश्तों की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। संगीत, लेकिन मैं चुप नहीं रह पा रही थी। रातें अब मेरे लिए सजा बन गई थी। हर रात मामा मामी के कमरे से आने वाली आवाजें मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। मैं सोचती कि आखिर मामा में इतनी ताकत कहाँ संगीत से आती है। उनकी उम्र तो काफी हो चुकी थी, फिर भी वे सुधा मामी को हर रात परेशान करते रहते थे। एक दिन मैंने मामा को शाम को कुछ जड़ी बूटियां पीते हुए देखा। मैंने चुपके से पूछ लिया कि मामा, यह क्या पी रहे हैं। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, यह मेरी आंखों की दवा है, इससे मेरी आंखें मजबूत रहती हैं। लेकिन मुझे शक हो गया कि शायद यह कोई और नुस्खा हो। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारे मामा पुराने जमाने के नुस्खे जानते हैं जो ताकत बढ़ाते हैं। धीरे धीरे सुधा मामी की हालत बिगड़ती गई। वे अब चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने संगीत लगी थी। कई बार वे लंगड़ा कर चलती थी तो मैं पूछती, लेकिन वे चुप रह जाती थी। अम्मा भी चिंतित रहने लगी। संगीत थी। एक शाम सुधा मामी ने मुझसे कहा कि अगर ये हालत रही तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा कि मामी, आप अम्मा से बात करो। संगीत, लेकिन मामी ने कहा कि अम्मा तो अपने भाई को बहुत मानती हैं, वे कुछ नहीं कहेंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मामा बाहर से बहुत अच्छे लगते थे। संगीत, वे पापा की मदद भी करते थे घर चलाने में, लेकिन रात का माहौल पूरी तरह अलग था। मैं अपने पति की याद में रोती रहती और साथ ही मामामी की समस्या भी मुझे परेशान करती। एक रात मैंने सोचा संगीत कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर कमरे में क्या होता है। मैं चुपके से उनके कमरे के पास गई और दरवाजे की दरार से झांका। संगीत, जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मामा सुधा मामी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे थे कि मामी रो रही थी।
मैं वहां से भाग आई और अपनी बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। अगले दिन मैंने मामा से सीधे कह दिया कि आप मामी के साथ ऐसा मत करो। मामा ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या मतलब है, यह हमारा निजी मामला है। अम्मा ने भी मुझे डांटा कि बीच में मत पड़ो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकी। सुधा मावी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। वे संगीत अब खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, लेकिन मामा ने मना कर दिया। संगीत वे कहते कि सुधा ठीक है, बस आराम कर रही है। घर का माहौल अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। पापा भी चुप रहते थे, क्योंकि मामा घर की आर्थिक मदद करते थे। मैं सोचती रहती कि पैसा कितना बड़ा जहर है जो रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। एक दिन सुधा मामी ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा कि बेटी, अगर तुम्हें मेरा भला चाहना है तो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस जीवन को और नहीं सह सकती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मामा की ताकत और उनकी जिद के आगे सब बेबस थे। क्या सुधा मामी इस घर से बाहर निकल पाएगी? क्या मामा अपनी आदतों को बदल पाएंगे? या फिर घर में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? सुधा मामी की उस रात की बात सुनकर मेरे मन में बहुत बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है, जहाँ एक औरत को अपनी जिंदगी से इतनी नफरत हो रही है। अगले दिन मैंने अम्मा से सारी संगीत बात बताई तो अम्मा ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम बीच में मत पड़ो, लेकिन जब मैंने सुधा मामी की हालत का जिक्र किया तो अम्मा भी चिंतित हो गई। संगीत मामा उस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए हम तीनों महिलाएं बैठकर बात कर रही थी। सुधा मामी रोते हुए बोली कि दीदी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपके भाई की ताकत मुझे मार डालेगी। वे हर रात मुझे परेशान करते हैं और मैं अब थक चुकी हूँ। अम्मा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि सुधा, मैं समझती हूँ, लेकिन राकेश मेरा भाई है और घर संगीत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर तुम चली गई तो घर कैसे चलेगा? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, पैसा संगीत इतना जरूरी है कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अम्मा चुप हो गई। उसी दिन शाम को जब मामा घर आए तो उन्होंने सुधा मामी को देखकर पूछा, संगीत की तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुधा मामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देखकर मामा संगीत समझ गए। रात को फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और दरवाजे संगीत की दरार से आवाजें आ रही थी। मामा कह रहे थे कि सुधा, थोड़ा सह लो, तुम मेरी बीवी हो। सुधा मामी रोते हुए कह रही थी कि अब मुझसे संगीत नहीं होता। राकेश जी, मैं बहुत थक गई हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगीत, मैं सोच रही थी कि मेरे पति के जाने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बढ़ता गया। सुधा मामी अब कमरे से बाहर भी कम निकलती थी। यह अक्सर पेट पर हाथ रखकर बैठी रहती और चुपचाप रोती रहती। मैं उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वे मुंह भी नहीं खोलती। संगीत, एक दिन मैंने मामा को अकेले में पकड़ा और कहा कि मामा, आप मामी के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत परेशान है। मामा संगीत ने गुस्से में कहा कि प्रिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब समझ गई हो? सुधा मेरी बीवी है और मुझे उससे जो चाहिए वो संगीत मैं लूंगा। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। मामा की आंखों में वो चमक थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी संगीत थी। अम्मा भी अब इस बात को लेकर परेशान रहने लगी थी। उन्होंने मामा से कई बार बात की, लेकिन मामा हर बार यही कहते कि यह हमारा निजी मामला है। पापा तो चुपचाप सब देखते रहते थे, क्योंकि मामा घर की आर्थिक मदद करते थे। घर चलाने का सारा बोझ मामा पर था, इसलिए कोई उनकी बात नहीं काटता था। मैं सोचती कि पैसा कितना खतरनाक हो सकता है। संगीत, सुधा मामी की हालत अब और बिगड़ गई। वे चलते फिरते भी दर्द महसूस करने लगी थी। एक रात उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे बेहोश हो गई। हम सब घबरा गए। मामा ने उन्हें अस्पताल ले जाने से मना किया, लेकिन अम्मा ने जिद की और हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर संगीत ने जांच के बाद कहा कि सुधा मामी को बहुत ज्यादा थकान है और उनका शरीर कमजोर हो चुका है। उन्हें पूरा आराम चाहिए। अस्पताल से घर आने के बाद सुधा मामी ने फैसला कर लिया संगीत कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने अम्मा से कहा कि दीदी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मामा ने बहुत विरोध किया, लेकिन इस बार अम्मा ने भी सुधा संगीत का साथ दिया। उन्होंने मामा से कहा कि राकेश, अब सुधा को छोड़ दो, तुम्हारी वजह संगीत से घर बर्बाद हो रहा है। मामा गुस्से में कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में सन्नाटा संगीत छाया रहा। मैं सुधा मामी के पास बैठी थी और उन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। संगीत, उन्होंने बताया कि शादी के बाद पहले कुछ महीने तो ठीक थे, लेकिन फिर मामा की मांग बढ़ती गई। वे हर रात उन्हें परेशान करते, संगीत, और सुबह उठकर भी सामान्य व्यवहार करते।
सुधा मामी ने कहा कि बेटी तुम जवान हो रही हो, ऐसी जिंदगी मत चुनना जहां औरत की इज्जत और सेहत दोनों खतरे में हो। उनकी बातें सुनकर संगीत में सोच में पड़ गई। मेरे मन में अपने पति की यादें ताजा हो गई और मैं संगीत रो पड़ी। अगले दिन सुधा मामी अपने मायके चली गई। मामा बहुत गुस्से में थे, लेकिन अम्मा ने उन्हें समझाया कि अब नई शुरुआत करो। मामा ने कुछ दिनों तक चुप रहकर गुजारा, लेकिन फिर उनकी पुरानी आदतें वापस लौट आई। वे अब बाहर से बातें करने लगे थे। घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब मामा को अकेला छोड़ दो, लेकिन अम्मा ने कहा कि बेटी वे मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधा मामी ने तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी संभाल ली। मामा अब अकेले रह गए थे और उनकी हालत भी बिगड़ने लगी थी। वे अक्सर अकेले में बैठकर सोचते रहते। संगीत एक दिन उन्होंने अम्मा से कहा कि अब मुझे कोई और शादी नहीं करनी, मैं अकेला ही रहूंगा। अम्मा को सुकून मिला। मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने नौकरी शुरू कर दी और घर की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। दोस्तों, यह थी अंजलि की कहानी, जो एक परिवार की उन गुप्त सच्चाइयों को उजागर करती है जहां रिश्तों के नाम पर सिर्फ शोषण होता है। क्या मामा कभी अपनी गलतियों को समझ पाएंगे? क्या अंजलि जिंदगी में खुशियां पाएगी, या फिर ऐसे रिश्ते हमेशा औरतों को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे? आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी और कहानियों चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।